हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री बाय वीरपाल मैम। बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, और जिसमें आज हम बात करेंगे सीएफटी की। सीएफटी में ज़्यादातर वीडियोस में मैंने देखा है कि उसमें पहले एक्सप्लेनेशन दी जाती है, उसके बाद उसका एग्जाम्पल करवाया जाता है, जिसमें ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होती है। तो आज हम जो करेंगे, पहले एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद जो है हम उसके एक्सप्लेनेशन, उसका रीज़न करेंगे, जिससे आपकी सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। FeH2O6 कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है +2 एंड FeCN6 कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है -4। अगर आपको इनकी नेमिंग नहीं आ रही है तो आई बटन पर क्लिक करके आप इनकी नेमिंग कर सकते हैं। इनकी नेमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इनकी नेमिंग में से 100% क्वेश्चन पुट किया जाता है। सो देखिए, इनमें अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो Fe+2 ऑक्सीडेशन नंबर, बिकॉज इसका 0 होगा और ये Fe+2 पर, ये जो +2 चार्ज है ये सीधा Fe पर आएगा। सो Fe+2 ऑक्सीडेशन नंबर है। सो ऑर्गन, और ये होगा 4s0 3d6, और ये -6 है, -4 -6 इधर जाके +6, और ये Fe+2 ये हो जाएगा, और ये होगा ऑर्गन 4s0 3d6। अब देखो क्या होगा, दोनों केस में ये D6 है, 1 2 3 4 5 3d6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही लिगेंड जो है इन 6 इलेक्ट्रॉन्स के पास आएंगे, इनमें रिपल्शन होगा, इनमें प्रतिकर्षण होगा। तो इस प्रतिकर्षण के कारण ये d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे, ये d ऑर्बिटल टूट जाएंगे। ये d ऑर्बिटल 2 भागों में टूटेंगे। ये d ऑर्बिटल इस तरीके से 2 भागों में टूटेंगे। क्या होगा, जैसे ही लिगेंड्स इनके सामने आएंगे, इनके सामने आते ही यहाँ इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के कारण प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण के कारण इन कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, स्थायित्व कम हो जाएगा, और ये टूट जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे 2 भागों में। T2G और EG इन 2 भागों में विभक्त हो जाएंगे। T2G में 3 कक्षक और EG में 2 कक्षक आ जाएंगे। T2G में हो जाएंगे DXY, DYZ, DXZ, और EG में हो जाएंगे DX2, Y2 और DZ2। ये EG कक्षक है और ये T2G कक्षक है। अब इन दोनों के बीच का ऊर्जा अंतराल कहलाता है डेल O, या इसे बोलते हैं CFSE। CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी है ये। अब इनके बीच का ऊर्जा अंतराल जितना ज्यादा होगा, उतने ही ये कक्षक दूर होते जाएंगे। उस केस में जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाने की बजाय यहाँ आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमने यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो यहाँ हमने 3 तो भर दिए। अब अगर प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, जैसे Cn है, Cn प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, तो वो क्या करेगा, CFSE का मान बढ़ जाएगा। उस केस में जब CFSE का मान बढ़ जाएगा तो ऊर्जा अंतराल ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाने की बजाय यहाँ आ जाएंगे। तो इस केस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 1 है। और अगर हमारे पास दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है तो वहां पर डेल O का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेल O का मान कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आने की बजाय आसानी से इधर चले जाएंगे। तो उस केस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 5, मैक्सिमम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गई। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा रंगीन होगा, उतने ही ज्यादा उसमें चुंबकीय गुण होंगे, और वो क्या होगा, उच्च चक्रण संकुल होगा।
अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं तो वो निम्न चक्रण संकुल होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं तो वो उच्च चक्रण संकुल होगा। और अगर हमारे पास लिगेंड्स की संख्या 4 है यानी कि टेट्राहेड्रल संकुल है यानी कि चतुष्फलकीय संकुल है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये उलट जाता है। ये तो संकुल हमारा कैसा है, अष्टफलकीय था। अगर हमारे पास टेट्राहेड्रल है, अगर हम इनको अलग अलग बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे, यहां हमारे पास है 3d6 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 ऑर्बिटल यानी कि T2g और ये 2 ऑर्बिटल्स यानी कि Eg और बीच में ऊर्जा अंतराल डेल O और ये dxy dyz और dxz dx² y² एंड dz²। अब क्या होगा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि H2O कैसा है, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, वीक लिगैंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है। दुर्बल क्षेत्र लिगैंड होने के कारण डेल O का मान क्या होगा, डेल O का मान कम होगा, डेल O का मान कम होगा, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे या कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, उच्च चक्रण संकुल होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। या फिर अधिक चुंबकीय गुण, अगर हम म्यू की वैल्यू निकालें तो √n × n+2 और n की वैल्यू है 5, तो हमारे पास म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 5+2 यानी कि √35 यानी कि 5.9 bm। यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना आ जाएगा, 5.7 आ जाएगा, 5.9 आ जाएगा, 5.87 समथिंग। तो यहाँ इसकी अगर हम बात करें तो ये है 3d6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3, तो ये है T2g और ये है Eg। सो यहाँ होगा ये डेल O। सो यहाँ हमारे पास Cn ये कैसा है, प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, प्रबल क्षेत्र लिगैंड है। सो CFSC का मान क्या होगा, CFSC का मान अधिक होगा, तो इलेक्ट्रॉन निम्न चक्रण संकुल होंगे, या हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। हमने VBT में भी तो यही किया था कि अगर प्रबल क्षेत्र लिगैंड है तो वहां पर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा। ठीक है, तो अब देखो 1 2 3 3d6 है पर 2 ही रहेंगे, ये dxy dyz dxz dx² y² dz² और 3 6। सो यहाँ पर ये कैसा होगा, ये होगा प्रतिचुंबकीय, ये रंगीन होगा और ये होगा रंगहीन। सो इसकी व्याख्या करती है CFT, ये सब बताती है CFT। ये कैसे बताती है, ये सब उसने कैसे बताया, इसकी बात अब हम करेंगे, मतलब ऐसा क्यों हुआ। एक चीज और कि ये तो हमने किया कि अष्टफलकीय संकुलों के लिए, अगर चतुष्फलकीय संकुल है मतलब लिगैंड संख्या यहाँ 4 है और संकरण उसमें sp3 है, तो उस केस में थोड़ी चीज उलट जाती है। वहां क्या होता है, चतुष्फलकीय संकुलों में
चतुष्फलकीय संकुलों में क्या होगा, इजी नीचे आ जाएगा, इजी नीचे होगा और T2G ऊपर चला जाएगा, यानी कि dxy, dyz और dxz और dx² y² और dz², इस तरीके से हो जाएगा। अगर हमारे पास चतुष्फलकीय संकुल है, मतलब जिसके अंदर लिगेंड संख्या कितनी है, 4 है, लेकिन संकरण उसमें कैसा है, sp3 संकरण है। dsp2 संकरण होगा तो उसके अंदर वर्ग समतलीय ज्यामिति होगी, उसमें ये नहीं होगा। संकरण कैसा होना चाहिए, sp3 संकरण होना चाहिए, उसमें ये चीज हो जाएगी। अब इसको याद रखने की ट्रिक कैसी होगी, देखो अष्टफलकीय है, अष्टफलकीय है मतलब लिगेंड संख्या कितनी है, 6 है, और चतुष्फलकीय है, संकरण sp3, चतुष्फलकीय है मतलब लिगेंड संख्या कितनी है, 4, 4 का आधा 2, तो नीचे 2 वाला रहेगा, ठीक है। और अगर अष्टफलकीय है, लिगेंड संख्या 6 है, तो नीचे 6 का आधा 3, तो मतलब 3 वाला T2G नीचे रहेगा, और अगर चतुष्फलकीय है तो EG नीचे रहेगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। स्टूडेंट क्या है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अब आपको इसी तरीके से याद रखना है, इस ट्रिक से याद रखना है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। तो अब बात करते हैं इसके रीजन की, कि ऐसा क्यों होता है, कि ऐसा क्यों है कि उसमें जो है वो T2G ऊपर आते हैं, उसमें EG ऊपर आते हैं, इसका रीजन क्या है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं CFT की, कि CFT जो है, CFT की फुल फॉर्म हमें पता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है वो CFT है। CFT हमें बताती है, देखो VBT हमें बताती है कि लिगेंड और उसके बीच में जो है वो सहसंयोजी बंध होता है, ठीक है। और जो CFT है वो हमें ये बताती है कि उसमें स्थिर विद्युत आकर्षण बल है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल कैसे है, CFT जो है वो धातु आयन, इस पर पॉजिटिव चार्ज, या हम जैसे धातु आयन को Fe मान लें, Fe जो है केंद्रीय धातु आयन है, और लिगेंड ये नेगेटिव चार्ज है, इनको एक पॉइंट चार्ज मानती है, बिंदु आवेश मानती है। अब ये पॉइंट चार्ज है, आयन है, आयन है तो इनके बीच में आकर्षण होगा, आकर्षण है तो इस आकर्षण बल के कारण जो बंध बन रहा है वो है स्थिर विद्युत आकर्षण बंध। स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण बंध बन रहा है, इसमें आयनिक बंध बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, अगर लिगेंड हमारा उदासीन है उस केस में बंध कैसे बनेगा, जैसे H2O है। अब यहाँ पर तो आंशिक नेगेटिव आ गया, यहाँ आंशिक पॉजिटिव आ गया, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसकी विद्युत ऋणता कम है, सो इन दोनों के बीच में अब बंध बन जाएगा, यहाँ स्थिर विद्युत आकर्षण बल बनेगा, ठीक है। इस स्थिर विद्युत आकर्षण बल के बाद अब हम बात करते हैं कि इसने पॉइंट चार्ज मान लिया, उदासीन लिगेंड है तो एक पर उसको द्विध्रुव मानेगा ये, कि इसमें एक आयन पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद जब लिगेंड्स पास आएंगे, जब लिगेंड्स केंद्रीय धातु आयन के पास आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी कक्षक के पास और लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा तो डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो उनके बीच में विपाटन होगा। अब वो विपाटन ऐसा क्यों हो रहा है कि T2G अलग हो रहे हैं, EG अलग हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, वो होता है इनके विन्यास के कारण, इनकी जो है इनकी शेप के कारण। डी कक्षक 5 तरह के होते हैं, DXY, DYZ, DXZ, DX² Y² और DZ², ठीक है। ये 3 कक्षक हैं, ये जो हैं ये पाए जाते हैं अक्षों के मध्य, जैसे ये हैं X अक्ष
और ये y अक्ष। सो एक्स डी एक्स वाई जो है ये कहाँ पाए जाएंगे? एक तो इनकी शेप कैसी होती है? डबल डंबल शेप होती है। इनके कक्षकों का आकार कैसा होता है? डबल डंबल शेप। तो ये इस तरीके की शेप है इनकी। डी एक्स वाई हो गया। सो ये डी वाई जेड अक्षों के बीच में डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये हो गया डी एक्स जेड। तीन कक्षक हैं, तीनों अक्षों के मध्य पाए जाते हैं। अक्षों के मध्य उपस्थित होते हैं। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं T2G कक्षक। जब तक इनके बीच में इनके पास लिगेंड नहीं आता तब तक इन पांचों की ऊर्जा सेम होती है, तो इनको बोलते हैं अपभ्रंश कक्षक। अपभ्रंश कक्षक का मतलब है कि समान ऊर्जा के कक्षक। ठीक है, जैसे ही लिगेंड आ जाता है इनके पास तो इनकी अपभ्रंशता खत्म हो जाती है, डी जनरेशन इनकी खत्म हो जाती है। अपभ्रंश का मतलब है डी जनरेट कक्षक। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये पाए जाते हैं अक्षों के ऊपर, जैसे एक्स अक्ष और ये वाई एक्सिस। सो ये अक्षों के ऊपर पाए जाते हैं इस तरीके से। और डी जेड स्क्वायर ये y है, ये x हो जाएगा, ये y है और ये z है। सो ये z है, इसको इस तरीके से शो किया जाता है डी जेड स्क्वायर। सो ये अक्षों के ऊपर पाए जाते हैं। अक्षों के ऊपर पाए जाते हैं तो ये कक्षक कहलाते हैं ईजी कक्षक। ये दो कक्षक कहलाते हैं ईजी कक्षक, ये अक्षों के मध्य पाए जाते हैं। ये तीन कक्षक कहलाते हैं T2G कक्षक। बात करते हैं अष्टफलकीय संकुलों की। अष्टफलकीय संकुलों की ज्यामिति कैसी होती है? अष्टफलकीय संकुलों की ज्यामिति कुछ इस तरीके की होती है। जैसे ये केंद्रीय धातु आयन है, ये लिगैंड है। इनके बीच में कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और जो अक्ष हैं, इन अक्षों के बीच में भी कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। सो ये जो लिगैंड पाए जा रहे हैं, ये कहाँ पाए जा रहे हैं? ये पाए जा रहे हैं अक्षों के ऊपर। ये कहाँ पाए जा रहे हैं? अक्षों के ऊपर। मतलब ये लिगैंड जो हैं, देखो लिगैंड यहाँ है और यहाँ पर ही हमारे अक्ष हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड। 90 डिग्री के कोण पर ही तो है और इनके ऊपर ही लिगैंड है, इन अक्षों के ऊपर ही। तो ये जो है इनके अनुदिश अक्षों के ऊपर, मतलब इनको ये सबसे ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे। अष्टफलकीय कक्षक जो हैं, अष्टफलकीय संकुल जो हैं, ये इन डी कक्षकों को सबसे ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे। कौन से कक्षकों को? ईजी कक्षकों को। तो ईजी कक्षकों को प्रतिकर्षित सबसे ज्यादा करेंगे तो ईजी कक्षक ऊपर चले जाएंगे। इस तरीके से होता है। ये डी कक्षक है, ये D5 है। मान लो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, और ये इस तरीके से स्प्लिट हो जाएंगे। ये ईजी ऊपर चले गए और ये T2G नीचे रहेंगे। आपको बताया था अष्टफलकीय मतलब 6 लिगेंड, 6 का आधा 3 नीचे रहेंगे, T2G नीचे रहेंगे, ईजी ऊपर चले गए। ये ईजी जो है ये ऊपर चले गए। इनमें प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा महसूस हुआ
तो ये ऊपर चले गए, इनमें प्रतिकर्षण कम महसूस हुआ तो ये नीचे चले गए क्योंकि ये अक्षों के मध्य उपस्थित हैं। ठीक है, बात करते हैं हम चतुष्फलकीय संकुलों की। चतुष्फलकीय संकुलों में क्या होता है, चतुष्फलकीय संकुलों की ज्यामिति कैसी होती है। जैसे चतुष्फलकीय, ये लिगैंड है, ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये लिगैंड है। ठीक है, इनके बीच में बंध कोण है 109 डिग्री 28 मिनट और ये लिगैंड है। अब इनके बीच में जो है वो 90 डिग्री का कोण तो नहीं है, तो मान लो एक लिगैंड जो है, एक अक्ष यहाँ है एक्स अक्ष और दूसरा अक्ष यहाँ है और तीसरा अक्ष यहाँ है। ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस। सो लिगैंड कहाँ है, अक्षों के मध्य उपस्थित है। लिगैंड कहाँ उपस्थित है, अक्षों के मध्य, यानी कि T2G जो है इनके अनुदिश है ये। सो ये जो है ये ज्यादा प्रतिकर्षण अनुभव करेंगे, ये ज्यादा प्रतिकर्षण अनुभव करेंगे तो ये कक्षक दूर जाएंगे। सो चतुष्फलकीय में कैसा होगा, चतुष्फलकीय में कुछ ऐसा हो जाएगा, D6 1 2 3 4 5 6 चतुष्फलकीय यानी कि 4 लिगैंड, 4 का आधा 2, 2 नीचे रह जाएगा और ये 3। सो नीचे रह गया Eg और ऊपर चला गया T2G में DXY, DYZ और DXZ। सो ये आ गया इसमें T2G में। सो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थी CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत लोगों तक पहुंचाइए। लॉकडाउन में जिसकी हेल्प हो सकती है प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।